हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आपका आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग आईएमआरई का पार्ट 5 लेके आने वाले थे, जो कि आपके सामने है पार्ट 5। इस पार्ट में हम लोग देखने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सब स्टेशन एंड डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन। मतलब डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन में क्या क्या चीज़ें प्रयोग की जाती हैं, सब स्टेशन कितने प्रकार के होते हैं और लाइंस कितने प्रकार की होती हैं, जैसे ट्रांसमिशन लाइन, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, उसके बाद आपका डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है, फीडर क्या होता है, सर्विस मेन्स क्या होता है, इनके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। मेरा नाम है सूर्यपाल सिंह। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले एक ओवरव्यू हम लोग देख लेते हैं, जहाँ पे है कि टाइप्स ऑफ सब स्टेशन ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन के आधार पर सब स्टेशन कितने प्रकार के होते हैं। अब यहाँ पे देखिए, आप ऊपर आपको दिख रहा होगा इंडोर सब स्टेशन, आउटडोर सब स्टेशन एंड अंडरग्राउंड सब स्टेशन। इंडोर का मतलब कि वो जमीन से ऊपर रहेगा लेकिन इंडोर रहेगा। आउटडोर मतलब नॉर्मली जो आउटडोर सब स्टेशन होते हैं। और अंडरग्राउंड का मतलब ये हो गया कि जो जमीन के नीचे होंगे। ठीक है, इसके बाद आउटडोर में भी 3 प्रकार के होते हैं। आउटडोर में एक होता है फाउंडेशन माउंटेड, जो बड़े सब स्टेशन होते हैं फाउंडेशन माउंटेड होते हैं, जिन पे ट्रांसफार्मर एक फाउंडेशन पे रखा होता है। इसके बाद होता है हम लोग का प्लिंथ माउंटेड, जिसमें इस तरह का 2 पोल होते हैं। अभी आगे क्वेश्चन में आएगा, डायग्राम भी आप लोग को दिखेगा। और बगल में एक फाउंडेशन होता है, ठीक है, आरसीसी का, और इसके ऊपर ट्रांसफार्मर रखा होता है। और बाकी सारी चीजें, सर्किट ब्रेकर वगैरह जितनी भी चीजें, वो सब डबल पोल पे होता है। और एक होता है पोल माउंटेड, जहां पे ये ट्रांसफार्मर भी इसी पोल पे रखा होता है। तो कंस्ट्रक्शन के आधार पर इतने प्रकार के आपके सब स्टेशन होते हैं। चलिए, तो हम लोग पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अ गुड डिजाइन और लेआउट ऑफ अ सब स्टेशन शुड, एक अच्छा डिजाइन या लेआउट बनाने के लिए सब स्टेशन के क्या होना चाहिए निम्नलिखित में से। तो बी लोकेटेड एट प्रॉपर साइट, प्रॉपर साइट पर होना चाहिए, लोकेशन सही होनी चाहिए। मिनिमम कॉस्ट, मिनिमम इनिशियल कॉस्ट होना चाहिए। ठीक है, प्रोवाइड सेफ एंड रिलायबल अरेंजमेंट, वहां तक रोड पहुंची हो और सारी चीजें सेफ हो, वहां पे सामान रखना सेफ हो, वहां पे सब स्टेशन बनाना सेफ हो। तो ऑल ऑफ दीज। ठीक है, देखिए इंस्टॉलेशन के लिए और मेंटेनेंस के लिए एक अलग वीडियो हम लोग बनाएंगे। यहाँ पे सिर्फ क्लासिफिकेशन हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो इंस्टॉलेशन के लिए हम लोग अलग वीडियो बनाएंगे। नेक्स्ट आते हैं, सब स्टेशन कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू। सब स्टेशन किस किस आधार पर बांटा जा सकता है। जैसे अभी हम लोग देखें कंस्ट्रक्शन के आधार पर, कंस्ट्रक्शन के आधार पे तो बढ़ता ही है, सर्विस के आधार पे भी बढ़ता है। किस प्रकार की सर्विस आपको चाहिए, उसके आधार पर सब स्टेशन भी बढ़ता है। क्लासिफिकेशन उसके आधार पे भी होता है। तो बोथ ए और बी। नेक्स्ट आते हैं, अकॉर्डिंग टू सर्विस रिक्वायरमेंट सब स्टेशन कैन बी क्लासिफाइड। जैसे हम लोग कंस्ट्रक्शन के आधार पर देखें, पोल माउंटेड, फाउंडेशन माउंटेड, इंडोर, आउटडोर, अंडरग्राउंड। इसी तरह से अगर सर्विस के रिक्वायरमेंट पर अगर देखा जाए, किस प्रकार की सर्विस दे रहा है वो सब स्टेशन, उसके आधार पर क्लासिफाई किया जाए। तो एक होता है स्विचिंग सब स्टेशन, एक होता है फ्रीक्वेंसी चेंजर सब स्टेशन, पावर फैक्टर करेक्शन सब स्टेशन, ठीक है, वोल्टेज चेंजिंग सब स्टेशन, कई प्रकार के होते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट आते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हो गया हम लोग का ऑल ऑफ द अबव। अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन फीचर सब स्टेशन कैन, यहाँ CN होगा, सब स्टेशन कैन बी क्लासिफाइड एज। कंस्ट्रक्शन फीचर पे अभी हम लोग देखें, आउटडोर, इंडोर, पोल माउंटेड, ऑल द अबव। नेक्स्ट, एडवांटेज ऑफ आउटडोर सब स्टेशन ओवर इंडोर सब स्टेशन। अच्छा, इंडोर सब स्टेशन बनाने में ज्यादा पैसा लगेगा कि आउटडोर सब स्टेशन में ज्यादा पैसा लगेगा। जाहिर सी बात है, आउटडोर में आपको कोई दीवार नहीं बनाना है, छत नहीं बनाना है, इंडोर में वो सारी चीजें बनानी है। तो इंडोर सब स्टेशन बनाने में ज्यादा पैसा खर्च होता है। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि एडवांटेज ऑफ आउटडोर, आउटडोर का एडवांटेज क्या है इंडोर की तुलना में। तो आउटडोर टाइम कम लेता है इरेक्शन के लिए, इरेक्शन मतलब तार को खींचने में, तार लगाने में कम समय लेता है। कैपिटल कॉस्ट, शुरुआती जो निवेश होता है, पैसा लगता है, वो कम होता है। फ्यूचर एक्सपेंशन, अगर आप चाहते हैं एक ट्रांसफार्मर और लगाना, तो आप आउटडोर में लगा सकते हैं। इंडोर के लिए आपको जगह फिर से बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो ऑल द अबव, ये सभी एडवांटेज हैं आउटडोर के। स्टेप ऑफ सब स्टेशन, स्टेप ऑफ सब स्टेशन कहाँ होता है। पिछला वीडियो अगर आप लोग देखे होंगे तो उसमें आप लोग देखे होंगे कि जनरेटिंग स्टेशन पर हम लोग स्टेप ऑफ सब स्टेशन का प्रयोग करते हैं, क्योंकि 11 kV पे जनरेशन होता है
इस वोल्टेज को हमको ट्रांसमिशन के लिए बढ़ाना पड़ता है ताकि लॉस कम हो जाए। तो स्टेप अप सबस्टेशन कहाँ प्रयोग करते हैं? इज लोकेटेड एट जनरेटिंग स्टेशन, और इसके बाद अगर वोल्टेज को और दूर भेजना है तो और ज़्यादा बढ़ाना पड़ता है, तो इंक्रीज द वोल्टेज लेवल फॉर ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन के लिए वोल्टेज लेवल को और बढ़ाने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। तो बोथ यहाँ पे आइदर होगा, जनरेटिंग स्टेशन के लिए भी किया जा सकता है और इसके लिए भी किया जा सकता है, दोनों में से किसी के लिए भी किया जा सकता है, इसलिए आइदर। ठीक है, ठीक है। इसके बाद हम लोग कहा था, ये हम लोग का पूरा ओवरव्यू है आपके, जिसको आप लोग सिंगल लाइन डायग्राम कहते हैं, उसका पूरा ये ओवरव्यू है। यहाँ पे देखिए 11 केवी पे जनरेशन हो रहा है, जैसे यहाँ पे वीडियो को आप पॉज करके आराम से देख सकते हैं। जनरेशन हो रहा है 11 केवी पर। जनरेशन पे जो सब स्टेशन बना हुआ है, ये इस वोल्टेज को बढ़ा के 132 केवी कर दिया। 132 केवी के बाद ये प्राइमरी ग्रिड के साथ कनेक्ट हो गया। ग्रिड वो होता है जो कि सारे सब स्टेशन से जुड़ा होता है, जनरेटिंग स्टेशन और सब स्टेशन से सबसे जुड़ा होता है, उसको कहते हैं ग्रिड। ठीक, ग्रिड मतलब जाल। तो प्राइमरी ग्रिड से जुड़ता है। ग्रिड में अगर वोल्टेज बढ़ाने की जरूरत है तो यहाँ वोल्टेज बढ़ा दिया जाता है ट्रांसमिशन के लिए, 132 केवी से बढ़ाकर 440 केवी कर दिया गया है। इसके बाद से ट्रांसमिशन स्टार्ट होता है, जिसको हम कहते हैं प्राइमरी ट्रांसमिशन, यानी प्राथमिक प्राइमरी ट्रांसमिशन स्टार्ट होता है। इसके बाद जो लाइन पहुंचती है वो हम लोग की पहुंचती है दूसरे सब स्टेशन पर, जहां पे वोल्टेज को डाउन किया जाता है, लेकिन पूरी तरह से डाउन नहीं किया जाता है, थोड़ा सा डाउन करते हैं। तो 440 केवी को वापस से 132 केवी में डाउन कर दिया गया है। फिर से वापस से ट्रांसमिट किया जा रहा है, जहाँ पे जिस शहर में 132 केवी जाना है वहां तक 132 केवी को लेके जाते हैं। तो इस सब स्टेशन को कहते हैं सेकेंडरी ग्रिड सब स्टेशन, ये भी ग्रिड से कनेक्टेड होता है। ठीक है, तो ये सेकेंडरी ट्रांसमिशन, यहाँ से शुरू होता है हम लोग का सेकेंडरी ट्रांसमिशन। सेकेंडरी ट्रांसमिशन हम लोग का 132 केवी पे हो रहा है। इसके बाद कोई भी जो बड़ा शहर है, उस बड़े शहर के बाहर एक सब स्टेशन बना होता है 132/33 केवी का। आप अगर जिस भी शहर में रहते हैं आप वहां देख लीजिएगा, 132/33 का सब स्टेशन, उसके आउटस्कर्ट्स मतलब शहर के बाहर बना होगा, जिसको कहते हैं प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन। ठीक है, यहाँ के बाद से जो लाइन आगे बढ़ती है उसको कहते हैं प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। वोल्टेज यहाँ पे स्टेप डाउन किया जाता है 132 से 33 केवी पे। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है, इसी को हम लोग फीडर लाइन भी कहते हैं। ठीक है, सेम चीज को फीडर लाइन भी कहते हैं। ये प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन शहर में आता है और शहर में कई छोटे छोटे सब स्टेशन बने होते हैं, जो कि 33/11 के सब स्टेशन होते हैं, जिन्हें सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन कहते हैं। ठीक है, यहां से जो लाइन निकलती है वो होती है 11 केवी की लाइन। ठीक है, 11 केवी की लाइन होती है, जिसको कहते हैं सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। इस लाइन को 11 केवी का फीडर भी कहते हैं, कई बार आप लोगों ने नाम सुना होगा फीडर लाइन। ये 11 केवी का फीडर है। इसके बाद ये हम लोग का पहुंचता है हम लोग के कॉलोनी के बाहर, घरों के बाहर, जो कि हम लोग का होता है पोल माउंटेड डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन, जहाँ पे 11 केवी को और स्टेप डाउन किया जाता है 440 वोल्ट में या 400 वोल्ट में। ठीक है, इसके बाद अब ये लाइन आपके घर के सामने से होकर गुजरती है, जिसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटर। जो लाइन आपके घर के सामने से होकर गुजरती है उसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूटर से अलग अलग घर कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, अलग अलग घर कनेक्टेड होते हैं। अगर 3 फेज की लाइन है तो डायरेक्ट 400 वोल्ट से कनेक्ट किया जाता है 3 फेज से। अगर सिंगल फेज की लाइन है तो एक न्यूट्रल और एक फेज से कनेक्ट करते हैं। जिस तार से डिस्ट्रीब्यूटर हम लोग का कंज्यूमर से जुड़ा होता है उसको कहते हैं सर्विस मेन। ये इंपॉर्टेंट चीज है, सर्विस मेन या सर्विस लाइन कहते हैं। ठीक है, फीडर का चुनाव इस आधार पर किया जाता है, फीडर लाइन का चुनाव इस आधार पर किया जाता है कि करंट कैपेसिटी कितना है। जो तार को लिया जाता है, जिस तार की मोटाई या और भी चीजें क्वालिटी चेक की जाती हैं, उनका आधार होता है करंट कितना बह रहा है, करंट की कैपेसिटी। जबकि डिस्ट्रीब्यूटर लाइन में जो तार का चुनाव किया जाता है उसका जो हम लोग का जो देखते हैं हम लोग वो देखते हैं वोल्टेज ड्रॉप, क्योंकि यहाँ पे टैपिंग की गई है। टैपिंग मतलब अलग अलग जगह पे अलग अलग घर कनेक्ट हैं, तो वोल्टेज का ड्रॉप होता जाएगा। वो वोल्टेज ड्रॉप ना हो इस चीज का ख्याल रखा जाता है। तो डिस्ट्रीब्यूटर वोल्टेज ड्रॉप को देखकर निर्धारित किया जाता है, बनाया जाता है, जबकि फीडर करंट की कैपेसिटी को देखते हुए बनाया जाता है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो एक प्रकार का हुआ लेआउट। एक दूसरे प्रकार का भी लेआउट हो सकता है जिसमें 11 केवी पे जनरेशन किया जाए और वोल्टेज को बढ़ाया जाए 66 केवी तक। ठीक है,
66 केवी ग्रिड को भेजा जाए और ग्रिड इसको स्टेप अप करे 220 केवी। यहाँ पे देखिए 440 नहीं बढ़ाया गया है। इसका कारण ये हो सकता है कि बहुत ज़्यादा दूरी तक हमको ट्रांसमिट ना करना हो। जब ज़्यादा दूरी तक ट्रांसमिट नहीं करना तो बहुत अधिक वोल्टेज इंक्रीज करने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो एक प्रकार का ट्रांसमिशन ये भी होता है 220 केवी। 220 केवी पे ट्रांसमिशन किया गया तो उसको कहेंगे प्राइमरी ट्रांसमिशन। इसके बाद सेकेंडरी पे आएगा और वोल्टेज स्टेप डाउन होगा, 220 से घटकर 66 केवी होगा, 66 केवी, और वहां से फिर से ट्रांसमिशन किया जाएगा, उसको कहेंगे हम लोग सेकेंडरी ट्रांसमिशन। सेकेंडरी ट्रांसमिशन शहर के बाहरी हिस्से में पहुंचेगा, जो कि होगा हम लोग का प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन, जो कि होगा 66 केवी बाई 11 केवी। मतलब यहाँ पे 66 केवी को 11 केवी में स्टेप डाउन किया जाएगा। इसके बाद प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट होता है। यहाँ से जहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट होता है वहाँ से जो लाइन आगे बढ़ती है उसको कहते हैं फीडर। पिछले में हम लोग देखे अभी, तो यहाँ पे 11 केवी की फीडर लाइन आगे बढ़ रही है और ये लाइन हमारे घर के बाहर तक आएगी और वहाँ पे हम लोग का डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन लगा होगा, जो कि 11 केवी को 440 या 400 वोल्ट में स्टेप डाउन करेगा फिर से। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं स्टेप अप जनरेशन और स्टेप ट्रांसमिशन के लिए ही प्रयोग किया जा रहा है। बाकी हर जगह स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का प्रयोग कर रहे हैं, स्टेप डाउन सब स्टेशन का प्रयोग किया जा रहा है। इसके बाद फिर से वही चीज़ है, डिस्ट्रीब्यूटर लाइन आगे बढ़ेगा और इसमें टैपिंग किया जाएगा और अलग अलग घरों को, अलग अलग लोड्स को, अलग अलग कंज्यूमर को इससे कनेक्ट किया जाएगा। जिस तार से कनेक्ट करते हैं उसको कहते हैं सर्विस लाइन या सर्विस लाइन। इस पे आधारित कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि आगे देखते हैं हम लोग। अब देखिए पहला ही क्वेश्चन है, फीडर इज डिजाइन मेनली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू। फीडर किस चीज को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया जाता है? अभी मैंने बताया फीडर ध्यान में रखा जाता है करंट कैरिंग कैपेसिटी, करंट कितनी बहेगी उसमें, क्षमता। ठीक है, तो ऑप्शन है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर आर डिजाइन, डिस्ट्रीब्यूटर में टैपिंग किया जाता है इसलिए वोल्टेज का ड्रॉप होता है, इसलिए यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप को ध्यान में रखा जाता है। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द लेवल ऑफ वोल्टेज एट जनरेटिंग स्टेशन, दैट इज स्टेप अप फॉर प्राइमरी ट्रांसमिशन। तो जनरेटिंग स्टेशन पे कितना वोल्टेज होता है? नॉर्मली 11 केवी। नेक्स्ट, एट सेकेंडरी ट्रांसमिशन सब स्टेशन इलेक्ट्रिकल पावर इज ट्रांसमिटेड एट सेकेंडरी ट्रांसमिशन में। ठीक है, यहाँ पे पीछे करके हम लोग बैक करके देख लेते हैं। सेकेंडरी ट्रांसमिशन में यहाँ पे देखिए सेकेंडरी ट्रांसमिशन ये है, यहाँ पे 66 केवी वाली लाइन की बात की जा रही है। तो सेकेंडरी ट्रांसमिशन कितने पे हो रहा है? 66 केवी पे। ठीक है, ये चीज पूछा जा रहा है यहाँ पे। एट सेकेंडरी ट्रांसमिशन सब स्टेशन इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसमिटेड एट 66 केवी। नेक्स्ट, एट रिसीविंग एंड ऑफ सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन, जो 66 केवी वाला लेआउट है उसकी बात किया जा रहा है। ठीक है, तो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सब वोल्टेज कितना होता है? 440 वोल्ट या 400 वोल्ट। ठीक है, 400 वोल्ट। आप फिर से बैक करके यहाँ पे आप देख सकते हैं सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन पे कितना है? 440 या 400 वोल्ट। ठीक, ठीक, आगे बढ़ते हैं। कंज्यूमर विद मोर देन 500 केवीए डिमांड, ऐसा कोई कंज्यूमर हो जिसका डिमांड 500 केवीए या उससे अधिक हो, तो वहां पे किस प्रकार की लाइन को भेजा जाएगा? 11 केवी। नेक्स्ट, द सेकेंडरी ट्रांसमिशन सब स्टेशन इज जनरली, जो सेकेंडरी ट्रांसमिशन सब स्टेशन होता है वो किस प्रकार का होता है? इंडोर, आउटडोर, अंडरग्राउंड। तो बड़े सब स्टेशन होते हैं वो, इसलिए आउटडोर होता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन वोल्टेज। जो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है सब स्टेशन पे, वहां पर कितना वोल्टेज का प्रयोग किया जाता है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए? तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो हम लोग का होता है 11 केवी पे और सेकेंडरी वाला 400 वोल्ट पे। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इन प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कंज्यूमर वोल्टेजेस कितना है? अभी हम लोग देखें प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में कितने के लिए किया जाता है? इन प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कंज्यूमर वोल्टेज कितने पे स्टेप डाउन करते हैं हम लोग? 11 केवी। 66 केवी को 11 केवी में स्टेप डाउन करते हैं। 3 फेज और 3 वायर सिस्टम होता है, न्यूट्रल अभी नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं, ये हम लोग का देखिए एक डायग्राम है जिसमें हम लोग को दिखाया गया है सर्विस कनेक्शन को या सर्विस मेन्स को। ये हम लोग की लाइन आ रही है 400 वोल्ट की डिस्ट्रीब्यूटर से। ठीक है, ये हम लोग का है
डिस्ट्रीब्यूटर। यहाँ से देखिए ये सर्विस में हम लोग का कनेक्ट है, ठीक है। इस पे ये डायग्राम आगे और डिटेल में भी आएगा। इसके बाद एक घर को यहाँ पे सप्लाई दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए डिस्ट्रीब्यूटर 400 वोल्ट में 4 तार हैं, 3 फेज है, आर वाई बी और एक न्यूट्रल है, ठीक है। तो हमेशा जो घर को सप्लाई दिया जाएगा 230 वोल्ट, एक न्यूट्रल और एक किसी भी फेज में इस प्रकार दिया जाता है कि लोड बैलेंस रहे ट्रांसफार्मर पे। आगे बढ़ते हैं। द वोल्टेज बिटवीन एनी टू फेजेस ऑफ 400 केवी, किसी भी दो फेज, चाहे आर वाई कर लीजिए, चाहे वाई बी कर लीजिए, चाहे किसी भी दो फेज के बीच का जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा हम लोग का, इसको कहते हैं हम लोग लाइन वोल्टेज, ठीक है। ये कितना होता है 400 वोल्ट, ठीक है, किसी भी दो फेज का। फिर से यहाँ दूसरा क्वेश्चन इसी टाइप का पूछा गया, द वोल्टेज बिटवीन एनी फेज एंड न्यूट्रल, फेज और न्यूट्रल के बीच में क्या होता है, फेज और न्यूट्रल के बीच में जो वोल्टेज होता है उसको कहते हैं हम लोग फेज वोल्टेज, जिसकी वैल्यू होती है 230 वोल्ट। नेक्स्ट आते हैं, रेजिडेंशियल लोड इज कनेक्टेड बिटवीन, अभी मैंने बताया एक फेज और एक न्यूट्रल के बीच। नेक्स्ट, यूजुअली डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन किस प्रकार के होते हैं, तो नॉर्मली ये आपका आउटडोर सब स्टेशन होता है, ठीक है, आउटडोर सब स्टेशन। नेक्स्ट आते हैं, अ 3 फेज 400 वोल्ट डेल्टा लोड इज कनेक्टेड, डेल्टा लोड अगर कनेक्ट किया जा रहा है तो यहाँ पे न्यूट्रल नहीं चाहिए, और न्यूट्रल नहीं चाहिए तो ये किस में कनेक्ट होगा, 3 फेज में, कोई न्यूट्रल नहीं। व्हाट इज द वोल्टेज लेवल एट इलेक्ट्रिकल लाइन्स रनिंग अलोंग द रोड साइड ऑफ आरसीसी पोल, यहाँ देखिए डबल पोल प्रयोग किया गया है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है सिंगल पोल, सिंगल आरसीसी मतलब जो सीमेंटेड टाइप के जो पोल होते हैं, इस पे अगर सिंगल पोल है तो कितने वोल्टेज की लाइन गुजरती है, तो 400 वोल्ट। अगर डबल है तो यहाँ पे 11 kV, लेकिन यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन ये सिंगल के लिए पूछा जा रहा है, ठीक है, सिंगल पोल के लिए पूछा जा रहा है। पोल्स लिखा होता है तो डबल होता, सिंगल पोल 400 वोल्ट की लाइन। ट्रांसफार्मर सब स्टेशन डज नॉट चेंज, जो ट्रांसफार्मर सब स्टेशन होता है क्या नहीं बदलता है, वोल्टेज तो बदलता है, करंट चेंज करता है, क्या नहीं बदलता है, पावर नहीं बदलता है, पावर फैक्टर नहीं बदलता है, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता है, तो ऑल द अबव, इसमें से कुछ भी नहीं बदलता है, मतलब ये सब सही है, ठीक है। न्यूट्रल इज प्रोवाइडेड इन सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, क्यों न्यूट्रल क्यों दिया जाता है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में, तो सिंगल फेज सप्लाई को लेने के लिए और जीरो रेफरेंस पॉइंट पाने के लिए, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट आते हैं, पावर फैक्टर करेक्शन सब स्टेशन। देखिए पावर फैक्टर करेक्शन के लिए अलग सब स्टेशन बनाना पड़ता है ऐसी जगह पे जहाँ पे ट्रांसमिशन लाइन बहुत लंबी होती है और लोड हम लोग का काफी ज्यादा लैगिंग होता है, वहां पर करंट बहुत ज्यादा हो जाता है ट्रांसमिशन लाइन में। तो पावर फैक्टर को सुधारने के लिए, देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है, इम्प्रूव द पावर फैक्टर, वोल्टेज लेवल को सुधारने के लिए, क्योंकि जब बहुत लंबी दूरी तक वोल्टेज ट्रांसमिट किया जाता है तो वोल्टेज पहुंचते पहुंचते वोल्टेज ड्रॉप बहुत ज्यादा हो जाता है, और दूसरी चीज अगर करंट ज्यादा होगा तो लॉस ज्यादा होगा, तो लॉस को भी रिड्यूस करने के लिए इन तीनों चीजों के लिए जो लंबी ट्रांसमिशन लाइन होती हैं या ऐसी ट्रांसमिशन लाइन जिनका लोड बहुत ज्यादा लैगिंग होता है, वहां पे पावर फैक्टर करेक्शन के लिए एक अलग से सब स्टेशन बनाया जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। कैपेसिटर बैंक और तमाम चीजों का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए उसी पे क्वेश्चन है, पावर फैक्टर करेक्शन सब स्टेशन आर लोकेटेड एट, कहाँ लोकेट होना चाहिए, तो जहाँ लोड होगा हम लोग का वहीं लोकेट होना चाहिए। तो रिसीविंग एंड पर, सेंडिंग एंड से भेजा जा रहा है और रिसीविंग एंड पर हम लोग का लोड कनेक्ट होता है, ठीक है। तो जो हम लोग का पावर फैक्टर करेक्शन के लिए होता है वो हम लोग का रिसीविंग एंड पर ही होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस आर यूज्ड फॉर पावर फैक्टर करेक्शन, अभी मैंने बताया कैपेसिटर बैंक, और आप लोग पढ़े होंगे सिंक्रोनस कंडेंसर, जिसमें सिंक्रोनस मोटर को लीडिंग पावर फैक्टर पे चलाया जाता है, ठीक है। तो बोथ ए एंड बी। इंडक्शन मोटर का प्रयोग नहीं कर सकते क्योंकि ये लैगिंग लोड है। अब कन्वर्टिंग सब स्टेशन, कन्वर्टिंग सब स्टेशन क्या है, कन्वर्टिंग सब स्टेशन का प्रयोग वहां किया जाता है जहां पे एचवीडीसी लाइन होती है। आप लोग पढ़े होंगे कन्वर्टिंग सब स्टेशन होता है और एक इन्वर्टर सब स्टेशन होता है। तो यहाँ पूछा जा रहा है कन्वर्टर सब स्टेशन क्या बदलता है,
तो कन्वर्टर सब स्टेशन यहाँ देखिए डायग्राम में भी आप देख सकते हैं एसी को डीसी में चेंज करता है, ठीक है, कन्वर्ट एसी टू डीसी। नेक्स्ट, अब फ्रीक्वेंसी सब स्टेशन में भी रिक्वायर्ड। फ्रीक्वेंसी सब स्टेशन का प्रयोग कहाँ किया जाता है? ऐसा सब स्टेशन जहाँ पे फ्रीक्वेंसी बदला जाए, तो कंज्यूमर कॉमर्शियल कंज्यूमर जो होते हैं उनके लिए, ठीक है, जो हम लोग का कॉमर्शियल जो हम लोग के कंज्यूमर होते हैं उनके लिए इनका प्रयोग किया जाता है। इंडस्ट्रियल के लिए भी प्रयोग कर दिया जाता है कभी कभी, ठीक है, तो इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अ सब स्टेशन विच परफॉर्म द स्विचिंग ऑपरेशन। स्विचिंग ऑपरेशन का मतलब होता है कि जो हम लोग का सब स्टेशन है वहाँ से एक लाइन आती है और एक लाइन स्टेप डाउन होकर या स्टेप अप होकर बाहर जाती है, दूसरी कभी कभी डायरेक्ट बिना स्टेप अप या स्टेप डाउन हुए ही चली जाती है। तो दूसरी लाइन जो आपके बिना स्टेप अप या स्टेप डाउन हुए चली गई उसको आप ऑफ कर सकते हैं या ऑन कर सकते हैं, उसको कहते हैं स्विचिंग। इसीलिए सब स्टेशन को स्विच यार्ड भी कहते हैं, आप लोगों ने नाम सुना होगा स्विच यार्ड। तो स्विच यार्ड का मतलब यही है कि लाइन को ऑफ करना या ऑन करना, स्विच की तरह से प्रयोग करना। तो कहा जा रहा है सब स्टेशन विच परफॉर्म द स्विचिंग ऑपरेशन ऑफ पावर ट्रांसमिशन लाइन, ऐसे सब स्टेशन को क्या कहेंगे? तो स्विचिंग सब स्टेशन कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, एडवांटेज ऑफ इनडोर सब स्टेशन ओवर आउटडोर सब स्टेशन। इनडोर सब स्टेशन की क्या क्या खासियत है, क्या एडवांटेज है, क्या लाभ है? तो लेस स्पेस, कम जगह चाहिए, यहाँ आप देख सकते हैं। इजी ऑपरेशन, कम जगह है, सारी चीजें सिस्टमेटिक तरीके से होती हैं। फॉल्ट होने का चांस कम होता है, लेस चांस। यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्राम में, ये इंडोर सब स्टेशन है, ठीक है। यहाँ पे आपको टॉप व्यू दिखाया जा रहा है इस तरफ, और ये एक्चुअल ऑल द अबव। नेक्स्ट आते हैं, अब पोल माउंटेड सब स्टेशन आर। पोल माउंटेड सब स्टेशन किस प्रकार का होता है? तो प्लेस्ड ओवरहेड ऑन पोल्स, बिल्कुल यहाँ पे देख सकते हैं डायग्राम में, पोल के ऊपर ही लगा हुआ है, इसीलिए तो इसका नाम पोल माउंटेड है। माउंट मतलब लगाना। चीपेस्ट फॉर्म ऑफ सब स्टेशन, सबसे सस्ता फॉर्म है सब स्टेशन का। कोई बिल्डिंग वर्क नहीं है, ठीक है, सिविल वर्क कोई नहीं है इसमें, बहुत लिमिटेड है, बस पोल को लगाना ही सिविल वर्क है और कुछ खास नहीं है। तो ऑल द अबव। नेक्स्ट, पोल माउंटेड सब स्टेशन आर यूजुअली प्रिफर्ड फॉर ट्रांसफार्मर ऑफ कैपेसिटी अप टू। जो पोल माउंटेड सब स्टेशन अभी हम लोग देखे हैं, कितने केवीए के ट्रांसफार्मर तक के लिए प्रयोग किया जाता है? तो मैक्सिमम 250 केवीए। अगर ऑप्शन में आपका 200 भी आ रहा है तो 200 भी सही होगा, ठीक है। तो 200 से 250 केवीए तक के लिए प्रयोग करते हैं। उसके बाद से दूसरा हम लोग का प्लेन्थ माउंटेड, फाउंडेशन माउंटेड प्रयोग करते हैं। द वोल्टेज रेटिंग ऑफ ट्रांसफार्मर इन अ पोल माउंटेड सब स्टेशन। जो भी पोल माउंटेड सब स्टेशन होगा, आप सभी लोगों ने देखा होगा, आपके कॉलोनी के बाहर, घरों के बाहर ये होगा, ठीक है। तो 11 केवी को ये 400 वोल्ट में चेंज करता है। यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन ये हम लोग का ऑप्शन यहाँ गलत हो गया, 400 वोल्ट होगा, 400 केवी नहीं, ठीक है। तो सही हम लोग का होगा 11 केवी को इसमें चेंज करता है 400 वोल्ट, ऑप्शन है, ठीक है। तो पोल माउंटेड सब स्टेशन। नेक्स्ट आते हैं, कैपेसिटी ऑफ अ पोल माउंटेड सब स्टेशन। यहाँ पे देखिए आपको डायग्राम दिया गया, आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके आराम से देख सकते हैं। जब इंस्टॉलेशन हम लोग पढ़ेंगे तो यहाँ पे इस डायग्राम के बारे में डिटेल क्वेश्चन हम लोग लिया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। कैपेसिटी ऑफ अ पोल माउंटेड सब स्टेशन कितना होता है? अभी मैंने बताया अगर 200 होगा तो 200 लेंगे, 250 होगा तो 250 लेंगे। तो यहाँ पे 200 ऑप्शन में है तो 200 के लिए। नेक्स्ट आते हैं, विच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज यूज इन पोल माउंटेड सब स्टेशन। नॉर्मली दो पोल के बीच में लगाया जाता है। तो ये बिल्कुल आप देखिए एच की तरह से आकार बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है, एच की तरह से आकार बना है, इसलिए कहते हैं एच टाइप। नेक्स्ट, फॉल्ट लोकेशन इन इंडोर टाइप सब स्टेशन। फॉल्ट होना तो मुश्किल है इंडोर में, लेकिन अगर हो जाए तो ढूंढना और ज्यादा मुश्किल है क्योंकि जगह कम होती है, ठीक है। तो फॉल्ट लोकेशन इन इंडोर सब स्टेशन इज डिफिकल्ट, ठीक है, डिफिकल्ट। नेक्स्ट आते हैं, कैपिटल कॉस्ट ऑफ आउटडोर सब स्टेशन कंपेयर टू इंडोर सब स्टेशन फॉर द सेम रेटिंग। यहाँ पर देखिए आप इस डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे कि ये आपका आउटडोर सब स्टेशन, वैसे तो पूरा ही आउटडोर सब स्टेशन है, लेकिन अगर मेन देखा जाए तो ये हम लोग का आउटडोर सब स्टेशन है, ठीक है।
और यहीं पे आपको ये एक इंडोर सब स्टेशन भी बनाया गया है। आप खुद देख सकते हैं जगह बहुत कम लिया है, लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है कैपिटल कॉस्ट ऑफ आउटडोर सब स्टेशन एज कम्पेयर टू इंडोर सब स्टेशन। पैसा किस में ज़्यादा लगा होगा, आउटडोर वाले में कि इंडोर वाले में। आप खुद देखिए बिल्डिंग वर्क इंडोर वाले में ज़्यादा है, तो पैसा इंडोर वाले में अधिक लगा होगा। तो यहाँ पूछा जा रहा है कैपिटल कॉस्ट ऑफ आउटडोर सब स्टेशन, तो लो, आउटडोर में कम पैसा लगा होगा कंपेरिजन टू इंडोर सब स्टेशन। ठीक है, आउटडोर में कम पैसा लगा होगा। नेक्स्ट आते हैं फ्यूचर एक्सपेंशन। फ्यूचर एक्सपेंशन किस में पॉसिबल है, मतलब अगर आपको एक ट्रांसफार्मर और लगाना है, कोई असेंबली और लगानी है, तो किस में आप आसानी से लगा सकते हैं, जाहिर सी बात है आउटडोर सब स्टेशन में। ठीक है, इंडोर के लिए आपको अलग फिर एक बिल्डिंग बनाना पड़ेगा। टाइम रिक्वायर्ड फॉर इरेक्शन इज लेस फॉर, तार को खींचने के लिए आप पीछे डायग्राम में देखिए, यहाँ पे अगर आपको तार को खींचना हो, तार लगाना हो, जो कंडक्टर है उनको लगाना हो, तो किस में ज़्यादा आसानी पड़ेगा, आउटडोर में। ओपन एरिया है, आराम से हम लोग लगा सकते हैं। ठीक है, तो टाइम रिक्वायर्ड फॉर इरेक्शन ऑफ लेस फॉर आउटडोर सब स्टेशन। ठीक है, नेक्स्ट अंडरग्राउंड सब स्टेशन इज प्रिफर्ड। यहाँ पे डायग्राम में आप देख सकते हैं अंडरग्राउंड सब स्टेशन है, जमीन के नीचे बना हुआ है। जमीन के ऊपर का एरिया देखिए काफी पॉश एरिया है। ठीक है, जैसे दिल्ली के चाणक्यपुरी। ठीक है, काफी डिप्लोमेटिक एरिया है, तमाम एम्बेसी हैं। अब वहां पे सब स्टेशन बनाना सुंदरता को खराब करता है, जगह बहुत ज्यादा कॉस्टली है, और उसको सब स्टेशन के लिए वेस्ट नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए इनफ लैंड इज नॉट अवेलेबल। ठीक है, जिस जगह पे एम्बेसी बनी हुई है बाकी दुनिया के देशों की, तो वहां पे आप जगह नहीं बर्बाद कर सकते हैं। प्राइस ऑफ लैंड इज हाई, ऐसी जगह पे जहाँ पे जमीन की कीमत बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे आप सब स्टेशन के लिए नहीं खराब कर सकते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, जैसे दिल्ली का चांदनी चौक हो गया, मुंबई में बहुत सारी जगहें हो गई जहाँ पे डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे एक एक इंच की कीमत है, वहाँ पे आप ओवरग्राउंड आप नहीं बना सकते, अंडरग्राउंड आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑल द अबव। नेक्स्ट आते हैं अंडरग्राउंड सब स्टेशन रिक्वायर्स। अंडरग्राउंड सब स्टेशन के लिए क्या चीजें चाहिए, देखिए यहाँ पे गुड वेंटिलेशन सिस्टम। यहाँ आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे, ये आपका वेंटिलेशन है। वेंटिलेशन मतलब जो अंदर की जो हवा है वो लगातार बदलती रहनी चाहिए। ठीक है, मिनिमम साइज इज एज पॉसिबल। कॉम्पैक्ट साइज होता है मिनिमम, क्योंकि जमीन के नीचे आप बहुत ज्यादा जगह नहीं घेर सकते। प्रोविजन फॉर इमरजेंसी लाइटिंग, अगर किसी तरह से कोई फॉल्ट हो जाता है, कोई इमरजेंसी क्रिएट हो जाती है, तो उस समय कम से कम इतनी लाइट हो कि वर्कर वहां पे काम कर सकें। अगर आग लग जाती है तो निकलने के लिए कोई ना कोई अलग से इमरजेंसी एग्जिट हो वहां पे। तो ऑल द अबव, ये सारी चीजें ध्यान रखनी चाहिए अंडरग्राउंड सब स्टेशन के लिए। अ कंपोनेंट दैट कनेक्ट इनकमिंग एंड आउटगोइंग इलेक्ट्रिक लाइन, यहाँ पे देखिए बस बार है। ठीक है, पिछले वीडियो में हम लोग डिटेल में देखे थे बस बार क्या होता है, कैसे कनेक्ट होता है। और यहाँ पे देखिए बस बार जो है हम लोग का, उसमें इनकमिंग लाइन है यहाँ से, और इसी बस बार से आउटगोइंग लाइन भी है। ठीक है, अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हैं तो पिछला वीडियो 4th पार्ट हम लोग का देखिएगा, उसमें डिटेल में है बस बार के बारे में। ठीक है, तो बस बार। नेक्स्ट आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर प्रोन टू फॉल्ट। कहाँ पे फॉल्ट होने का खतरा सबसे ज्यादा होता है, किस तरह के सब स्टेशन में, तो आउटडोर सब स्टेशन है। बिजली गिरने का, पेड़ गिरने का, और चीज का, आंधी तूफान का खतरा वहां पे ज्यादा होता है, फॉल्ट होने का खतरा ज्यादा होता है आउटडोर सब स्टेशन में। इंडोर सब स्टेशन आर यूजुअली प्रिफर्ड फॉर अ वोल्टेज लेवल अप टू, कितने वोल्टेज तक मैक्सिमम इंडोर बनाना चाहिए, तो 66 kV के लिए। ठीक है, इससे ऊपर नहीं। इफ द सराउंडिंग एटमॉस्फेयर इज कंटेमिनेटेड with impurities like foams, dust, metal corroding, then the indoor substation are usually preferred for a voltage level up to। इसका मतलब ये कहा जा रहा है किसी ऐसी जगह पे आप सब स्टेशन बना रहे हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा धूल धक्कड़ है, इंडस्ट्रियल एरिया है, जहाँ पे डस्ट और केमिकल और कोरोजन और तमाम चीजें होती रह रही हैं। ठीक है, काफी पोल्यूटेड एरिया है, ऐसी जगह पे आउटडोर सब स्टेशन बनाना ठीक नहीं है, इंडोर बनाना चाहिए। लेकिन इंडोर में भी आपकी ये हवा के माध्यम से ये सारी इम्प्योरिटीज तो अंदर आ ही सकती हैं, तो बहुत ज्यादा वोल्टेज के लिए इंडोर में भी नहीं बना सकते हैं। नॉर्मली तो 66 kV के लिए होता है, यहाँ तक जा सकते हैं इंडोर में। लेकिन अगर इस तरह का एरिया है, इतना पोल्यूटेड एरिया है, तो वहाँ पे 33 kV से अधिक
नहीं जाना चाहिए इंडोर के लिए। आई होप आप लोग समझ पाए होंगे पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में अंतर। आगे आते हैं, फाउंडेशन माउंटेड सबस्टेशन आर यूजुअली प्रिफर्ड फॉर ट्रांसफार्मर ऑफ कैपेसिटी। फाउंडेशन माउंटेड, कभी कभी इसको प्लिंथ माउंटेड भी कह देते हैं। यहाँ पे देखिए, ये आपका एक्चुअल डायग्राम है, आप लोग देखे होंगे, घरों के आसपास सबके होगा, ठीक है। पोल पर न लगा के पोल के बगल में एक ईंटे का प्लिंथ बना देते हैं और उसके ऊपर ट्रांसफार्मर रखते हैं। जाहिर सी बात है, इसकी केवी रेटिंग अधिक होगी तभी जाके ऐसा करते हैं। डायग्राम यहाँ पे आपको दिखाया गया है, यहाँ पे ये प्लिंथ है, ठीक है। तो कितने के लिए करते हैं? 250 केवीए से अधिक, 250 केवीए से अधिक रेटिंग वाले ट्रांसफार्मर के लिए हम लोग प्लिंथ माउंटेड या फाउंडेशन माउंटेड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। बाकी सारी चीजें पोल माउंटेड की तरह, बस ट्रांसफार्मर पोल से उतार दिया गया है, ठीक है। विच टाइप ऑफ सबस्टेशन आर प्रिफर्ड फॉर प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रांसमिशन। प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रांसमिशन के लिए बड़े सबस्टेशन का प्रयोग किया जाता है, तो वहां पे पोल माउंटेड प्लिंथ माउंटेड नहीं प्रयोग करते हैं, फाउंडेशन माउंटेड का प्रयोग किया जाता है। हालांकि प्लिंथ माउंटेड फाउंडेशन माउंटेड एक ही चीज है, ठीक है। फाउंडेशन माउंटेड आउटडोर टाइप का प्रयोग करते हैं। पावर ट्रांसफार्मर आर डिजाइन टू हैव मैक्सिमम एफिशिएंसी। पावर ट्रांसफार्मर इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि ये फुल लोड के आसपास मैक्सिमम एफिशिएंसी दे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट इज यूज्ड टू लिमिट शॉर्ट सर्किट करंट। आपको पता होगा कि कोई भी इंडक्टर अचानक अपने अंदर होने वाले करंट के बदलाव को अलाउ नहीं करता है, तो इसी को कहते हैं हम लोग रिएक्टर, ठीक है। तो सीरीज रिएक्टर का प्रयोग किया जाता है, जिससे अगर शॉर्ट सर्किट करंट अचानक से बढ़नी चाहे तो रिएक्टर अचानक से बढ़ने नहीं देगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, ट्रांसफार्मर सबस्टेशन कैन बी क्लासिफाइड। ट्रांसफार्मर सबस्टेशन किस प्रकार के होते हैं? तो स्टेप अप या स्टेप डाउन, दो ही प्रकार का हो सकता है। स्टेप अप का प्रयोग हम लोग देखे थे जनरेशन के लिए या ट्रांसमिशन के लिए करते हैं, और स्टेप डाउन का प्रयोग सेकेंडरी ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए करते हैं। तो बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट आते हैं, सर्विस कनेक्शन पर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हम लोग सर्विस कनेक्शन, सेम डायग्राम था, इस डायग्राम को देखिए यहाँ पे लिखा गया है, इसको कहते हैं सर्विस मेंस। सर्विस मेंस वो वायर होता है, वो कंडक्टर होता है जो कि डिस्ट्रीब्यूटर से, ये हम लोग का डिस्ट्रीब्यूटर है, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूटर है जो कि नॉर्मली 400 वोल्ट का होता है, 3 फेज लाइन है, एक न्यूट्रल साथ में चल रहा है ब्लैक वाला, तो ये हम लोग का आर वाई बी और न्यूट्रल। किसी भी घर में सिंगल फेज सप्लाई दिया जाता है, सिंगल फेज सप्लाई देने के लिए एक न्यूट्रल और एक किसी भी फेज में कनेक्ट किया जाता है। पहले मैंने बताया इस प्रकार कनेक्शन करते हैं कि लोड जो है वो ट्रांसफार्मर पे बैलेंस रहे, मतलब अगर 10 घर एक पेज पे दे रहे हैं तो उतना ही दूसरे पे, उतना ही तीसरे पे भी देंगे। जो कंडक्टर प्रयोग किया जाता है वो ऑल एल्यूमिनियम कंडक्टर का प्रयोग करते हैं, AAC, ऑल एल्यूमिनियम कंडक्टर का प्रयोग किया जाता है। जो यूटिलिटी, इसको कहते हैं यूटिलिटी पोल, यूटिलिटी पोल, ठीक है। यूटिलिटी पोल से जो कंज्यूमर का जो घर है या कंज्यूमर का जो एरिया है, क्षेत्र है, उसकी मैक्सिमम दूरी 45 मीटर हो सकती है, या दूसरे शब्दों में कहा जाए जो सर्विस मेंस कंडक्टर है उसकी लंबाई 45 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखिए एक GI पाइप है जिसमें से होता हुआ ये हम लोग का सर्विस मेंस अंदर जा रहा है। अंदर जाने पर बाहर ही, घर के बाहर ही आपके जो लाइन होगा, जो रेड कलर में देखिए आपको लाइन दिखाया गया, ब्लैक वाले को न्यूट्रल दिखाया गया है, तो फ्यूज कनेक्ट है हम लोग का लाइन में, ठीक है। उसके बाद मीटर में गया है, अर्थिंग किया गया है, अर्थ वायर भी यहाँ तक गया है मीटर तक, मीटर में नहीं गया, मीटर के बाहर है। और ऊपर देखिए आपका यहाँ पे लाइटनिंग अरेस्टर यहाँ पे लगा हुआ है, LA लाइटनिंग अरेस्टर, जहाँ पे अगर बिजली गिरती है ये होता हुआ ये सीधे ये ग्राउंड में चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप वीडियो रोक के आराम से आप देख सकते हैं, सभी यूटिलिटी पोल को भी ग्राउंड किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए जो आपका एनर्जी मीटर में जो लाइन आ रही है, ये हम लोग का रेड वाले से आ रहा है, फेज है, न्यूट्रल है और ये अर्थ है, ठीक है। फेज और न्यूट्रल एनर्जी मीटर में गया है, वापस से निकला है, यहाँ से इधर गया है और यहाँ से निकला है। इसके बाद से किस में गया है? कटआउट में गया है, जो कि दोनों लाइन को कट कर देता है, फेज और न्यूट्रल दोनों को। इसके बाद से देखिए लाइन MCB में गया हुआ है, जितने MCB है उससे लाइन कनेक्ट है, ठीक है। मतलब MCB जो डिस्कनेक्ट करेगा वो किसको करेगा? लाइन को करेगा, न्यूट्रल को नहीं, लाइन को करेगा। ये इस चीज को ध्यान रखिएगा।
और न्यूट्रल को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यहाँ पे एक ब्रास का एक इस प्रकार का आपका बना हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है ये, जो अलग अलग सर्किट को यहाँ से न्यूट्रल भेजा जाएगा। इसी प्रकार के अर्थ के लिए भी सेम चीज। ठीक है, यहाँ वीडियो पॉज करके आप आराम से देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इस पे क्वेश्चन देखते हैं। नेम दैट कंडक्टर बाय विच डिस्ट्रीब्यूटर लाइन इज कनेक्टेड टू कंज्यूमर टर्मिनल। अभी मैंने बताया डिस्ट्रीब्यूटर लाइन को कंज्यूमर से किस कंडक्टर से कनेक्ट करते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्विसमैन। ठीक है, सर्विसमैन। नेक्स्ट है एमसीबी ब्रेक। एमसीबी क्या चीज ब्रेक करता है, किसके रास्ते में अवरोध डालता है? फेज, न्यूट्रल, अर्थ। तो फेज को ब्रेक करता है। नेक्स्ट है आफ्टर डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन। डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन, आपने घर बनाया, वायरिंग कर दिया, सब कुछ कर दिया। अब ट्रांसफार्मर से कनेक्शन लेने से पहले जो सेफ्टी इंस्पेक्टर होगा, ये हम लोग वीडियो सेकंड में शायद हम लोग देखे थे, पार्ट सेकंड में। यहाँ पे आप पार्ट सेकंड आप देख सकते हैं वीडियो का, वहां पे आपको ये चीज मिल जाएगा। तो किस रूल के आधार पर, जिसमें हम लोग रूल रेगुलेशन देखे थे, वहां पे किस रूल के आधार पर डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन के लिए इंस्पेक्टर आता है टेस्ट करने के लिए। तो टेस्ट कुछ किए जाते हैं, उसके बाद ही आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो क्या क्या टेस्ट है? कंटिन्यूटी टेस्ट, इंसुलेशन टेस्ट, अर्थ टेस्ट। तीनों टेस्ट करने के बाद ही आपको अलाउ किया जाएगा ट्रांसफार्मर से कनेक्शन। इसके बाद वेयर डज डबल पोल स्विच इज कनेक्टेड इन डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन। डबल पोल स्विच अगर आप ध्यान दिए होंगे तो एनर्जी मीटर और एमसीबी के बीच में लगा हुआ था। ठीक है, बिटवीन एनर्जी मीटर एंड एमसीबी। आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ओन्ड बाय कंज्यूमर। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मे भी पूछा भी जा सकता है, नहीं पूछा जाएगा तो भी आपको पता होना चाहिए। कंज्यूमर, आप एनर्जी मीटर का पैसा आप देते हैं, सर्विस मेंस के लिए कंडक्टर का पैसा आप देते हैं, फ्यूज का पैसा आप देते हैं, एमसीबी का पैसा आप देते हैं, लेकिन क्या आपका उस पर अधिकार है? जो सर्विस मेंस है उस पर आप छेड़खानी नहीं कर सकते हैं। पैसा भले आपने दिया है, लेकिन वो है डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी का। ठीक है, जो पावर सप्लाई कर रहा है तक उसका। एनर्जी मीटर पैसा भले आपका लगा है, लेकिन आप उसके साथ भी छेड़खानी नहीं कर सकते हैं। फ्यूज, अगर वो एनर्जी मीटर से पहले लगा हुआ है तो उसके साथ भी आप छेड़खानी नहीं कर सकते हैं। हाँ, खराब होने पर चेंज कर सकते हैं, वो अलग बात है। एमसीबी बॉक्स वहां से आपका है। ठीक है, इसमें आप एमसीबी 2 लगाइए, 4 लगाइए, 10 लगाइए, जितना भी लगाइए वो आपका है। ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ सर्विस लाइन फ्रॉम यूटिलिटी पोल टू कंज्यूमर हाउस। अभी देखें हम लोग 45 मीटर, ये मैक्सिमम है। ठीक है, इसके बाद विच टाइप ऑफ कंडक्टर इज यूज फॉर सर्विस लाइन या सर्विस मीन्स AAC, ऑल एल्युमिनियम कंडक्टर। कॉपर कंडक्टर का प्रयोग नहीं करते हैं, इसलिए सर का नहीं करते हैं। AAC, ऑल एल्युमिनियम कंडक्टर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये हम लोग का खत्म होता है क्लासिफिकेशन और डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लाएंगे आप लोग का इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस के बारे में वीडियो। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सपोर्ट कर सकें। ठीक है, ओके, थैंक यू टू ऑल।